बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉयज़ एंड गर्ल्स, हमने इससे जो प्रीवियस लेसन था उसमें यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन वो किया था, जिसमें एंड पर हम पहुंचे थे मोलैलिटी और मोलैरिटी पर। आज चंद एक चीज़ें हैं मोलैलिटी और मोलैरिटी से रिलेटेड, फिर उसके साथ आगे हम इंशाल्लाह करेंगे एक दो रीजनिंग क्वेश्चन, फिर चले जाएंगे आज के टॉपिक पर। और जो आज का टॉपिक है वो है मोल फ्रैक्शन। इनफैक्ट जो मोल फ्रैक्शन है ये भी एक यूनिट है किसका, कंसंट्रेशन का, लेकिन बाद में बताऊंगा कि इसको उनसे थोड़ा सा अलग क्यों लिया गया है। पहले ज़रा मोलैलिटी और मोलैरिटी, कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं। सबसे पहले मैं एक फैक्टर ले रहा हूं, दैट इज अबाउट टेम्परेचर। टेम्परेचर बाज़ औक़ात वो एक क्वेश्चन बना के ये दे देता है कि आपके पास मोलर सॉल्यूशन भी पड़ा हुआ है और मोलल सॉल्यूशन भी पड़ा हुआ है, तो आप बताएं कि इन दोनों में से टेम्परेचर का असर किस पर होता है, और फिर उसको जस्टिफाई करना है, वजह बतानी है कि टेम्परेचर का असर जिस पर हो रहा है मोलर सॉल्यूशन पर या मोलर सॉल्यूशन पर वो क्यों हो रहा है। तो पहले ये चीज़ समझनी है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आइदर ऑन मोलर सॉल्यूशन और ऑन मोलर सॉल्यूशन। तो मैं सबसे पहले ले रहा हूं मोलर सॉल्यूशन। कौन सा? मोलर सॉल्यूशन। और अच्छा सा मार्कर करेंगे, ठीक है। मैं एक मेजरिंग फ्लास्क बना रहा हूं, ये है हमारे पास एक मेजरिंग फ्लास्क जिसको राउंड बॉटम फ्लास्क भी बोलते हैं, और इसके ऊपर एक मार्किंग लाइन लगी होती है और जिस पर लिखा होता है 1DMQ। अगर कोई सॉल्यूशन यहाँ तक इस मार्किंग लाइन को टच कर रहा हो तो उसका जो वॉल्यूम है वो 1DMQ या 1 लीटर। पहले 1 लीटर कहा करते थे, अब 1DMQ कहते हैं। जहाँ तक मोलर सॉल्यूशन का ताल्लुक है, हमें हर सूरत इसके अंदर 1 मोल सब्सटेंस का लेना है। फॉर एग्जाम्पल 1 मोल ऑफ NaOH दैट इज 40 ग्राम। मैंने 40 ग्राम NaOH यहाँ पर ये ले लिया है, ये ले लिया। अब मोलर सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द मैस। क्या? सॉल्वेंट के मैस पे डिपेंड करता है। हमने इसके अंदर हर सूरत में जो वाटर एज अ सॉल्वेंट लेना है वो कितना हो जाएगा, 1 kg। 1 kg सॉल्वेंट डालना है इसके अंदर और इसका क्या बना लेना है, ये सॉल्यूशन बना लेना है। तो आप ज़रा देखें, जो मैंने बात की है 1 kg सॉल्वेंट, ये भी मैस है, और जो 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 40 ग्राम ये भी मैस है। तो इट मीन्स जो मोलैलिटी है ये मैस डिपेंडेंट है। मोलैलिटी क्या है? ये मैस डिपेंडेंट है, क्योंकि दोनों सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी उनका मैस लिया गया है। 40 ग्राम्स
किसका लिया गया है, NaOH का, और 1 kg या 1000 ग्राम ये किसका लिया गया है, वाटर का, सॉल्वेंट का, और हमने इसका क्या बना लिया है, सॉल्यूशन। हो सकता है कि ये जो सॉल्यूशन है इसका वॉल्यूम इस मार्किंग लाइन से ऊपर चला जाए, हो सकता है इस मार्किंग लाइन से नीचे आ जाए। ये इस मार्किंग लाइन पर या तो इसके ऊपर होगा या थोड़ा सा नीचे होगा या मे बी इसी के ऊपर होगा। ज़्यादा चांस ये है कि ये इससे ज़्यादा होगा। अब इसमें जब हम टेम्परेचर की बात करेंगे, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर का मैस के ऊपर कोई असर नहीं होता, टेम्परेचर मैस के ऊपर असरअंदाज नहीं होता। वो तो हमने हर सूरत 40 यानी 1 मोल इसका लेना है और 1 kg वाटर का लेना है, इसके ऊपर वाटर का कोई असर नहीं है, लिहाजा ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। जो मोलैलिटी है या मोलर सॉल्यूशन है ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ तो ये मेजरिंग फ्लास्क पहले फैल जाएगी, जब फैलेगी तो ये सॉल्यूशन नीचे आ जाएगा। हमने उसका वॉल्यूम मेकअप तो करना नहीं है, वो तो हर सूरत 1 kg डालना है, तो वॉल्यूम मेकअप की ज़रूरत तो है नहीं, चाहे वो इससे नीचे हो या ऊपर हो, तो इसके ऊपर टेम्परेचर का कोई असर मौजूद नहीं है। अब मैं इसी तरह अब ले रहा हूँ 1 मोलर सॉल्यूशन, ये भी एक राउंड बॉटम फ्लास्क है और यहाँ पर इसकी क्या है, ये वॉल्यूम मेकअप के लिए मार्किंग लाइन है, और ये भी क्या है 1 dm³ है। अब हम क्या करेंगे कि उसी तरह हम 40 ग्राम क्या ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये 40 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। अब लाजमी हमारे पास एक शर्त है कि अब हमने इसके अंदर जो वाटर डालना है, वाटर जो डालेंगे ये नहीं देखेंगे कि वाटर की क्वांटिटी कितनी है, हम डालते जाएंगे और एक वक्त आएगा कि जब उसका सॉल्यूशन बनेगा तो इस राउंड बॉटम फ्लास्क को पूरा का पूरा वो क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। ये जो सॉल्यूशन है इस मार्किंग लाइन तक होगा, ना ऊपर होगा ना नीचे होगा, ना ऊपर होगा ना नीचे होगा। अब अगर हम लफ्ज़ मोलैरिटी की बातें, वो तो था मोलर, अब ये क्या है, ये है मोलर सॉल्यूशन। वहाँ थी टर्म जो इस्तेमाल हो रही थी वो मोलैलिटी, यहाँ पर कौन सी, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी में हमने पढ़ा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट टू गेट द सॉल्यूशन 1 dm³। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ले रहे हैं, और सब ने पढ़ा हुआ है चार्ल्स लॉ में कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम कम होता है। लिहाजा जो वॉल्यूम है इट डज डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, ये हर हाल में टेम्परेचर पे डिपेंड करता है जो वॉल्यूम है। तो इट मीन्स अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो इसके अंदर जो वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा पड़ेगी, और अगर वॉल्यूम कम होगा तो वाटर की क्वांटिटी भी कम होगी। लिहाजा टेम्परेचर का जो असर है वो मोलर सॉल्यूशन पर है, मोलर सॉल्यूशन पर नहीं है। तो पहला रीजनिंग क्वेश्चन कि क्या हमारे पास मोलर सॉल्यूशन भी पड़ा है, मोलर सॉल्यूशन भी पड़ा है, इन दोनों पर किसके ऊपर टेम्परेचर का असर है और क्यों होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि मोलर सॉल्यूशन पर टेम्परेचर का कोई असर नहीं है, मोलर सॉल्यूशन के ऊपर टेम्परेचर का असर मौजूद है। वजह मैंने बता दी कि यहाँ पर ये जो मोलर में है दोनों चीज़ें मैस में ली गई हैं और मैस के ऊपर टेम्परेचर का असर नहीं होता, जबकि मोलर सॉल्यूशन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लिया गया है तो वॉल्यूम के ऊपर टेम्परेचर का असर होता है, और वॉल्यूम डज डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा।
बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी ज़्यादा, टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम भी कम। या दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं इसका भी टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ तो एक बार फिर ये फ्लास्क बढ़ेगी, क्योंकि सॉलिड है तो थर्मल एक्सपेंशन की बुनियाद पर पहले स्टार्ट में जो वेसल है उसका साइज़ बड़ा हो जाता है। जब वो साइज़ बड़ा होगा तो ये वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ज़रा कम हो जाएगा। हमने तो हर हाल में इस मार्किंग लाइन तक रखना है, इस मार्किंग लाइन तक रखना है, तो हमें मज़ीद उसमें सॉल्वेंट डालना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में से जो मोलर सॉल्यूशन है ये वाटर डिपेंडेंट है। और वजह क्या कि मोलैरिटी में वॉल्यूम है और वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। ये रीजनिंग क्वेश्चन भी है और ये इसकी जस्टिफिकेशन ही है। अब इधर ही एक और क्वेश्चन आता है कि आपके पास दो सॉल्यूशन है, एक है 1 मोलल और एक है 1 मोलर। अब आप बताएं कि इन दोनों में से डाइल्यूट कौन सा है? एक कॉन्सेंट्रेटेड है और एक डाइल्यूट है, एक में सॉल्वेंट ज़रा ज़्यादा है, बताओ वो कौन सा? तो अब इसके लिए सुन लें कि वही एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। यहाँ पर हमने 40 ग्राम क्या लिया है? 40 ग्राम लिया है सोल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसके अंदर 1 kg सॉल्वेंट डाला, 1 kg जो तकरीबन 1 dm³ के बराबर होता है। 1 kg वाटर उसके 1 dm³ वॉल्यूम के बराबर होता है। तो हमने ये देखा कि इसके सॉल्वेंट में ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मैस है वो एक्सक्लूडेड है, वो इसमें इंक्लूड नहीं किया, वो अलग है। जबकि इस केस में देखें तो जो सॉल्यूट का अपना वॉल्यूम है, जो अपना वज़न है, वो इसमें इंक्लूडेड है। लिहाजा जो 1 मोलर सॉल्यूशन है ये डाइल्यूट होगा एज कंपेयर टू 1 मोलर सॉल्यूशन। तो 1 मोलर सॉल्यूशन अ लिटिल बिट कंसंट्रेटेड है एज कंपेयर टू 1 मोलर सॉल्यूशन। तो ये इसका एक और क्वेश्चन भी इससे मुतालिक आता है। अब फ़र्ज़ किया कि वो आपको एक और रीजनिंग क्वेश्चन भी ये कहता है कि आपके पास 2 मेजरिंग सिलेंडर्स पड़े हुए हैं, ये 2 मेजरिंग सिलेंडर्स हैं और ये ग्रेजुएटेड होते हैं, इनके ऊपर स्केल बना होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो इसको गौर से आप लोगों ने समझना है। मैथ में हम ये पढ़ा करते हैं 50 + 50 दैट इज इक्वल टू 100। लेकिन बड़ी अजीब बात है, हम केमिस्ट्री में 50 + 50 100 नहीं कहेंगे। देखिए मैथमेटिक्स से ये थोड़ा सा चेंज हो गया केमिस्ट्री में, 50 + 50 नॉट इक्वल टू 100, जबकि मैथ में क्या है 50 + 50 इज इक्वल टू 100। अब ज़रा देखिएगा कैसे। मैंने इस मेजरिंग सिलेंडर के अंदर यहाँ पर ये ले लिया है 50 cm³ और ये है वाटर। 50 cm³ क्या है? ये वाटर। अब दूसरे मेजरिंग सिलेंडर में ये बड़ा इंटरेस्टिंग रीजनिंग क्वेश्चन है, तो ख्याल रखिएगा। ये भी 50 cm³, लेकिन ये है एथेनॉल यानी इथाइल अल्कोहल। 50 cm³ वाटर और 50 cm³ एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल या कोई और दूसरा लिक्विड। जब हम इन दोनों को एक तीसरे मेजरिंग सिलेंडर में, ये तीसरा मेजरिंग सिलेंडर है, इसके अंदर हमने डाला तो ये इसकी जो मार्किंग लाइन है या ग्रेजुएशन है, इसकी जो ग्रेड्स बने हुए हैं यहाँ तक ये 100 cm³ है। जब इन दोनों को, इसको भी इसके अंदर डाल दें और इसको भी इसके अंदर डाल दें, तो अब हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा वो यहाँ तक आ रहा है। यहाँ तक क्या है? 100 है। तो यहाँ पर क्या है? लेस देन 100 cm³।
कुछ और सोल्यूशन लेंगे तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा। हमने ये पेयर लिया है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का, तो फिर लेस देन ये 100 है। ये अजीब बात नहीं है कि मैथ में क्या पढ़ते रहे 50 + 50 100, लेकिन यहाँ पर 50 + 50 100 नहीं है, लेस देन 100 है। तो ये ग्रेटर देन 100 भी होता है और ये लेस देन 100 भी होता है। तो पहले जो हम जस्टिफिकेशन ले रहे हैं वो किसकी, लेस देन 100। अब वजह देखें कि यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर C2H5 और OH इसके मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स हैं। जब ये दोनों मिक्सअप होते हैं तो इथाइल अल्कोहल और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, मैं एक ये रिप्रेजेंटेशन ले लेता हूँ। मसलन जो H2O का मॉलिक्यूल है मैं उसको यूं कर देता हूँ, और जो C2H5OH का मॉलिक्यूल है उसको मैं यूं कर देता हूँ। तो ये वाटर का मॉलिक्यूल और ये इथाइल का मॉलिक्यूल, जब ये दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं तो अब इन दोनों के दरमियान ये ज़रा देखें, ये क्या आ गया, वाटर, और ये कौन सा आ गया, इथाइल अल्कोहल। ये वाटर है और ये क्या है, इथाइल अल्कोहल। इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सुन लें, वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इथाइल अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इनके आपस के मॉलिक्यूल्स में, और जब ये दोनों मिलते हैं तो उनमें भी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तभी तो इथाइल अल्कोहल जो है वाटर के अंदर सॉल्युबल है इन ऑल प्रोपोर्शन। जिस निस्बत तनासब से भी अल्कोहल को पानी में डालेंगे तो हम कभी उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन नहीं बना सकते। वो पूरा का पूरा पानी के अंदर अल्कोहल जो है वो हल होता जाएगा जितना भी आप डाल दें। वजह स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर एंड इथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल्स, और ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जब ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी मॉलिक्यूल्स में तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। जब मॉलिक्यूल नज़दीक आएंगे तो उनके अंदर एम्प्टी स्पेसेस जो मौजूद होती हैं लिक्विड्स में वो कम होती जाएंगी, और जब एम्प्टी स्पेसेस कम होंगी तो फिर क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। वॉल्यूम क्या आ जाएगा, डिक्रीज होगा। अब अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि 50 सेंटीमीटर क्यूब हम पानी में 50 सेंटीमीटर क्यूब इथाइल अल्कोहल डालते हैं तो वो जो सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम है क्या वो 100 होगा? अगर 100 नहीं है, लेस देन 100 है, तो ऐसा क्यों, जस्टिफाई करें। तो आपकी बुक वाली एक रीज़न मैंने आपको बता दी कि इट इज़ ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर एंड इथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल। ये बुक में मौजूद है। अब बुक से थोड़ा सा हटके ये रियल सॉल्यूशन बनेगा। एक होता है आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं? दोनों जो कंपोनेंट हैं अगर वो 50 + 50 है तो 100 हो, उनको आइडियल कहते हैं, रियल सॉल्यूशन नहीं कहते। और आइडियल तो ख्याल आती हैं, पता नहीं कभी आएंगे, कभी मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। ये रियल सॉल्यूशन जो हैं इनमें जो एडिटिव प्रॉपर्टी है वो ओबे नहीं होती। आइडियल सॉल्यूशन में एडिटिव प्रॉपर्टी ओबे होती है। एक तो चीज़ मैंने बुक से हट के ये बता दी। दूसरा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। जब भी सॉल्यूशन बनते हैं या वो एंडोथर्मिक होते हैं या एक्सोथर्मिक, यानी उसमें ये जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ये नॉट इक्वल टू 0 है। अगर ये इक्वल टू 0 हो, ये ज़रा देखिए, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल टू 0 हो तो वो तो आइडियल हैं, और जिसमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज नॉट इक्वल टू 0 हो उनको बोलते हैं रियल सॉल्यूशन। लिहाजा ये जो हमने सॉल्यूशन बनाया है वाटर और इथाइल अल्कोहल का, ये रियल सॉल्यूशन है, ये रियल। तो इसमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज 0 नहीं होगी। तो अब सुनो, अगर सॉल्यूशन हूं एक्सोथर्मिक, जैसे कि यहां पर है,
ये सॉल्यूशन स्लाइटली एक्सोथर्मिक है, ये हीट बाहर निकालेगा। जब हीट बाहर निकालेगा तो इनके मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़रा कम हो जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो उनकी मूवमेंट भी ज़रा स्लो हो जाएगी। जब मूवमेंट स्लो हो जाएगी तो स्पेस कम हो जाएगी। जब स्पेस कम हो जाएगी तो अल्टीमेटली इनका वॉल्यूम कम हो जाएगा। और अगर हुए एंडोथर्मिक, अगर ये बाहर से कोई और हम एक पेयर लेते हैं दो कंपोनेंट्स का, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दो लिक्विड लेते हैं, अगर वो एंडोथर्मिक हुए यानी दो उनका सॉल्यूशन हीट एब्जॉर्ब करे तो फिर क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा तो हीट तो फ्लो होगी फ्रॉम सराउंडिंग टू द सिस्टम, हीट अंदर आएगी, उन्हीं मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो तेज़ तेज़ दौड़ेंगे, ज़्यादा भागेंगे, कोलिजन ज़्यादा होगा, एम्प्टी स्पेसेस बढ़ जाएंगी, तो जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। लिहाजा सॉल्यूशन एंडोथर्मिक होते हैं और एक्सोथर्मिक होते हैं, कुछ एंडोथर्मिक कुछ एक्सोथर्मिक, लिहाजा वो एडिटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करते। ये थोड़ी सी चीज़ें मैंने बुक से बाहर बता दी हैं, ज़हन में रह जाए तो ठीक है, वरना आप अपनी बुक वाला जो है वो याद करना है। ये तो थे कुछ रीजनिंग क्वेश्चन, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें डिस्कस करनी थी। अब हम आते हैं मोल फ्रैक्शन पे। मोल फ्रैक्शन, ये भी ख्याल रखिएगा, मोल फ्रैक्शन भी इनफैक्ट ये भी यूनिट है किसका, कंसंट्रेशन का यूनिट है। किसका यूनिट है, कंसंट्रेशन का। लेकिन इसको एक अलग तरीके से क्यों लिया गया है, इसको एक अलग तरीके से क्यों लिया गया है, तो ये ज़रा गौर से सुनिएगा। मोल फ्रैक्शन अक्सर तो देखा है कि सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन अगर दो से ज़्यादा हो गए, तीन कंपोनेंट हो जाए, चार कंपोनेंट हो जाएं, पांच हो जाएं, यानी दो से ज़्यादा हो जाएं, ना हम मोलैलिटी ले सकते हैं, ना हम मोलैरिटी ले सकते हैं, ना हम नॉर्मेलिटी एंड फार्मूलैरिटी ले सकते हैं, और ना ही हमने जो पहले वो परसेंटेज वेट बाई वेट, वेट बाई डब्ल्यू, वेट बाई वी वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वेट और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वो जो हमने वो भी हमने यहाँ ले सकते। कब, अगर सॉल्यूशन के कंपोनेंट दो से ज़्यादा हो गए तो फिर हम ये नहीं ले सकते। उसके लिए क्या लेना पड़ेगा, हमें नया यूनिट लेना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शनल वैल्यू जो है वो होती है डेसिमल्स में। जैसे 0.5 ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, 0.3 ये फ्रैक्शनल वैल्यू है। तो ये यानी एक से कम, 1.5 की मैं बात नहीं करूँगा, 2.3 की मैं बात नहीं करूँगा, मैं लेस देन 1 की बात कर रहा हूँ। 0.8 है, 0.3 है, 0.5 है, जो भी है, इनको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल वैल्यूज़। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यूज़। तो उसकी बुनियाद पर, और जो लफ्ज़ फ्रैक्शन है उसके लिए हम ये x ये यूज़ करते हैं, फ्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं x। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मेरे पास कोई एक कंटेनर है और इसके अंदर मैं 3 कंपोनेंट्स डाल देता हूँ, 3 कंपोनेंट मिला के सॉल्यूशन बनाता हूँ। जो अब वो कौन कौन से कंपोनेंट हैं, A है, B है और C है। मुमकिन है कि आपकी बुक पर ABC की जगह 1 2 3 लिखा हो, लेकिन आपकी बुक में एक जगह ज़रूर है कि उसने सिर्फ 2 लिए कंपोनेंट्स। कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आपको बता दिया है मोर देन 2। मोल फ्रैक्शन के लिए जो हम कंपोनेंट्स लेंगे यूजुअली वो मोर देन 2 होते हैं, इसलिए मैंने 3 ले लिए। आपकी बुक वाला कितने लेगा, 2 ले लेगा, लेकिन एंड पे लिखेगा ज़रूर कि 2 से ज़्यादा होने चाहिए। तो मैंने इसलिए शुरू में ही 2 से ज़्यादा कर दिए। हाँ, ये अलग बात है कि 1 2 3 कहे या ABC कहे, तो मैंने ABC लिया है, मैं 1 2 नहीं ले रहा, क्योंकि मुझे 1 2 आगे रॉड्स लॉ में डिस्कस करना है। तो पहले ज़रा ABC 3 कंपोनेंट्स हैं इस सॉल्यूशन में। एक है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट A, दूसरा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट B, तीसरा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट C। ये N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द A कंपोनेंट,
ये बी कंपोनेंट और ये सी कंपोनेंट। अब मुझे इसमें से किसी एक कंपोनेंट का पता चलाना है, तो मुझे उसके मोल फ्रैक्शन का सहारा लेना पड़ेगा, उसके मोल फ्रैक्शन का सहारा लेना पड़ेगा। तो अब ए के लिए मुझे लिखना पड़ेगा एक्स ए, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ए। दूसरा एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट बी। तीसरा मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट सी। तो X स्टैंड्स फॉर मोल फ्रैक्शन। ये मैं लिख भी देता हूं कि X का मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन। क्या ले रहा हूं मैं, मोल फ्रैक्शन। तीन चीजें ली, तीनों को मैंने n लगा दिए और वो है नंबर ऑफ मोल्स। अब A का मोल फ्रैक्शन, B का मोल फ्रैक्शन, C का मोल फ्रैक्शन। अब मैं यहां पर ये लिख रहा हूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ए, ये रेशो है किसके दरमियान, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। जितने भी मोल्स मौजूद हैं उन सब को इकट्ठा कर देना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट सी। दोबारा सुन ली, मैंने कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन लेना है, मैंने कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन लेना है, तो उसके जो मोल्स हैं कंपोनेंट ए के वो ऊपर रखूंगा और इस सॉल्यूशन में मौजूद सारे नंबर ऑफ मोल प्लस करके मैंने नीचे रख दिए। लिहाजा ये इक्वेशन आ गई, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ द ऑल कंपोनेंट्स। अब मैं यहां पर फर्ज कर लेता हूं, ये मैं सपोज कर रहा हूं, ये ख्याल रखिएगा, ये कोई रियलिटी नहीं है, सपोज कर रहा हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट ए ये हैं 2, फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट बी ये मैं ले रहा हूं 3, फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट सी मैं ले रहा हूं ये 5। मैंने इस कंटेनर में अब जो ए के मोल 2 ले लिए, बी के मोल 3 ले लिए और सी के मोल 5 ले लिए। अब मुझे क्या करना है, मैंने एक्स ए निकालना है। क्या निकालना है, एक्स ए। तो इसमें जो एन ए है 2 मोल ये मैं ऊपर रखूंगा और नीचे कितना हो जाएगा, 2 और 3 5 और 5 10। ये देखें एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ये 2 और 3 5 और 5 10, तो 2/10, तो आंसर आएगा 0.2। तो देखिए ए का जो मोल फ्रैक्शन है वो डेसिमल में आ गया, 0.2 आ गया। फिर उसके बाद इसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट बी मैं ले रहा हूँ 3/10 और आंसर आएगा 0.3। फिर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट सी ले रहा हूँ, ये 5/10 और आंसर इज इक्वल 0.5। तो देखा जितने भी हमने मोल फ्रैक्शन निकाले हैं सब पॉइंट के बाद आ रहे हैं, 0.2 0.3 0.5, 1 से लेस। अब अगर मैं सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन, मैं सारे मोल फ्रैक्शन इकट्ठे कर लो, मोल फ्रैक्शन दैट इज इक्वल टू 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.5, तो आंसर आ जाएगा 1। आंसर क्या आ जाएगा, 1 मोल। तो अब यहां पर एक और हम कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं जो एमसीक्यूज में पूछा जाता है, और वो क्या है कि सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी। वो हमेशा क्या होगा, यूनिटी होगा। मुमकिन है कि आगे चल के कहीं एक जगह मैंने बताना है कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू, आपने खुद बोलना होगा वेरी सून कि इनका सम किसके बराबर होगा, 1 के। अगर मैं 3 ले लेता हूं तो भी 1 के, 4 मोल फ्रैक्शन हूं तो भी 1 के। तो इनके जो इंडिविजुअल फ्रैक्शन हैं, जो वैल्यूज हैं वो फ्रैक्शनल हैं और उनका सम 1 में आएगा हमेशा, ये यूनिटी है।
तो ये एमसीक्यूज के लिए ख्याल रखिएगा। ये है ऑल अबाउट किसके, मोल फ्रैक्शन के। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोल फ्रैक्शन, ये कभी पूछ सकता है शॉर्ट आंसर के लिए। पहली चीज़ तो आपने बतानी है कि मोल फ्रैक्शन वहाँ लिया जाता है जहाँ कंपोनेंट 2 से ज़्यादा हों, जैसे मैंने ए बी सी लिया। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये बताना है कि समेशन ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी, ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक आ गया। तीसरा, देखा है आपने कि मैंने कहीं कोई यूनिट अप्लाई किया हो, कोई यूनिट नहीं है, तो मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट मौजूद नहीं होता। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं मोल फ्रैक्शन के। ये था ऑल अबाउट किसके, मोल फ्रैक्शन के।